मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी? जी, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी? इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 15 मिली जूल्स। इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 15 मिली जूल्स है। और इसमें एम्पलीट्यूड कितना है? अगर आप देखें तो, अगर आप नोट करें तो ये 5 सेंटीमीटर, और ऊपर पढ़ें कि मास ऑफ द बॉडी कितना है, 150 ग्राम है। ये चीजें नोट कर लें आप। ये देखें कर्सर की मूवमेंट से ये मास नोट कर लें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नोट कर लें, ठीक है कि नहीं? ये मास नोट कर लें, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नोट कर लें, ये एम्पलीट्यूड नोट कर लें 5 है। और ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी का, विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर किसी को ये ग्राफ नहीं समझ आता वो मुझे फौरन बताए, 1 मिनट लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन में, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। अच्छा, ऑन द फिगर 3.1 ड्रा द वेरिएशन, draw lines to represents the variation the displacement x of the potential energy of the vibrating mass, label this line p। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा इसी के ऊपर जी? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखें, यहां से इसके बिल्कुल ऊपर ले जाएं इसको, ठीक है कि नहीं? यहां ये इस जगह जहां पर मैं ये निशान ये हो गया, और यहां से इसको आप आराम से नीचे लेकर आए, ये इस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और फिर ये इस तरह जाएगा। ये एक परफेक्ट पैराबोला होगा ये ऊपर ये, और इसको लेबल कर देना पी। इसके साथ आप लिख दें पी, ये लिख दिया, ठीक है। वो कहता जी टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन एंड लेबल दिस लाइन। अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम सुर्ख ले लेते हैं, या चलें ग्रीन ले लेते हैं। एक मिनट है, यहां से नहीं, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से नहीं, ये चीज गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको भी मिटा देते हैं, अनडू कर देते हैं, और ये यहां से ही शुरू होगा। देखें टोटल एनर्जी ये, बेटा मगर ये ग्राफ उस मोशन के हैं जिसमें एनर्जी जाया नहीं हो रही, या परफेक्टली वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परफेक्ट अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है कि नहीं? अब अगला पार्ट देखें इसका क्या है। अब अगला पार्ट है जी, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मास। ये कैसे करेंगे आप? ये देखें, आपको पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर है? ये देखें, चलें इधर आ जाए, इस पे लिख देते हैं, यहां पर देख लें इसको जी। के मैक्स देखें किसके बराबर है, ये फार्मूला, ये हमने पढ़ा था। अब के मैक्स की वैल्यू कितनी है? 15 मिली जूल्स है। 15 मिली जूल्स 10⁻³ हो जाता है। मास कितना है? 150 ग्राम है। 150 को आप 1000 से डिवाइड कर दें, और ओमेगा आपने निकालना है, एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा 5/100 का स्क्वायर। अब इसमें से आप ओमेगा को सब्जेक्ट बना लें और हल करें, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? तो बच्चा नेक जन्नती बच्चा कैलकुलेट करके मुझे बताए, बेटा कोई नेक बच्चा जन्नती बच्चा कैलकुलेट करके मुझे बताए। हम्म, क्या वैल्यू आती है जी? हम्म, जी जी, कोई बच्चा कैलकुलेट करे, क्या आता है आंसर इसका? आजमेर द ग्रेट ने किया 8.94 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है।
वापस क्वेश्चन पे चले जाएं जनाब, वापस चलते हैं सवाल पे। जी, ये क्वेश्चन था, आगे इसको लेके चलते हैं नीचे। अब वो कहता क्या है जनाब, द ऑसिलेशन आर नो सब्जेक्ट टू द डैम्पिंग। व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग? बेटा, डैम्पिंग इज द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी due to the presence of frictional forces. As the body vibrates, it does work against the frictional forces. It loses its energy in doing work against frictional forces, and hence it loses its amplitude as well. ये जवाब है। What is meant by damping? Damping is the decrease in the amplitude of vibrating body due to the presence of frictional forces. या आप कह सकते हैं कि as the body vibrates, it does work against the frictional forces. It loses its energy in doing work against frictional forces. Hence, its total energy decreases, and as a result, its amplitude of vibration also decreases. ये जवाब मैंने जो आपको लिखवाया, अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये जो है डिस्टिंक्शन वाला जवाब है। The mass loses 20% of its vibrational energy. Okay. Use figure 3.1 to determine the new amplitude of oscillation. Explain your working. अब इस सवाल का जवाब मैंने आपको कल बताया था कि मुझे जब फिगर का यूज उसने कहा तो मेरे लिए मसला बन गया था। मैंने कहा था ना, मुझे ये नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो समझ आई कि अच्छा इस तरह करना है, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कल लेक्चर के आखिर में मैंने किया था, वो थोड़ा सा मुमकिन आपको कंफ्यूजिंग लगा हो। आज मैं उस बात की ज्यादा वजाहत कर दूंगा। अच्छा, 20%। आप मुझे बताएं, पहले तो मुझे बताएं कि जनाब 15 मिली जूल्स का 20% होता कितना है? जी, कोई बता सकता है कि नहीं मुझे? हाँ जी, 20% ऑफ, और 20% ऑफ 15 मिली जूल्स कितना होता है? जी, 3 मिली जूल्स। यू आर राइट। मैं वैसे भी इनको चलें करके भी दिखा देता हूँ। ये 20 हो गया, और ये आपने डिवाइड कर दिया, ये नीचे 100 लिख लिया। ये आप यकीन करें कि ऑनलाइन क्लासें पढ़ाना जो है ना, एक है अजाब। ये यहाँ किया जी मल्टीप्लाई, और फिर ये 15, इसको डिलीट करते हैं। हाँ जी, 15, ये 1, और फिर ये 5, तो ये कितना आता है जी? इट इज इक्वल टू 3 मिली जूल्स जाया हो गए। 3 मिली जूल्स क्या हो गए? जाया हो गए। अब इसको डिलीट कर दें जनाब, 3 मिली जूल्स जाया हो गए। ठीक है, वापस ग्राफ पे चलें। देखिए, वो 3 मिली जूल्स आपने कहां दिखाने हैं? यहां दिखाने, ये देखें, आपने दिखाना है 3 मिली जूल्स यहां नीचे से दिखाने हैं, जो जाया हुए हैं, ऊपर से नहीं दिखाने। जो जाया हुए हैं वो यहां नीचे से हुए। 3 मिली जूल्स कहां बनता है? यहां कहीं बनेगा। हाँ जी, यहां से लेकर नीचे तक। हाँ, ये वो है जो सारे जाया हो गए। ठीक है, तो क्या करें, आप अपना एक्स एक्सिस ऊपर बना लें ऐसे। कल मैंने लेक्चर इसी नोट पे खत्म किया, ऐसे यूं बना ले। ठीक है, ये आपका फुटे से आपने बनाना होगा। और पूछे बनाएंगे कैसे? पहले यहां से 3 मिली जूल्स मापेंगे, और यहां से देखें आप, ये है आपका नया एम्पलीट्यूड, और ये कितना है? ये गालिबन 4.2 सेंटीमीटर बनता है। ये मैंने कल लेक्चर जब एंड हुआ था तो मैंने इसके ऊपर बात की थी, और कल मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने थोड़ा इसको आखिर में बात करते हुए जरा कंफ्यूजिंग कर दिया, तो इसलिए मैंने आज लेक्चर इसी पे शुरू किया है कि जो एनर्जी जाया होती है वो अपने नीचे दिखानी है, और ये आपने दिखाना है कि जो एनर्जी बच गई, जो एनर्जी जाया होने के बाद बच गई है, वो ये वाली एनर्जी है। जो एनर्जी उसके पास बची हुई है वो ये वाली एनर्जी 12 मिली जूल्स। ये देखें, 15 से नीचे लेकर आए इसको नीचे,
नीचे लेकर आए यहां तक 3 मिली जूल्स तक लेकर आए। 4 का निशान यहां लगा हुआ है, उससे कंफ्यूज ना हो, 3 नीचे है। अब जाहिर है मैं ऑन स्क्रीन बना रहा हूं तो इतना एक्यूरेट नहीं हो रहा। ये वो एनर्जी है जो उसके पास बच गई है, और उसका जो नया ग्राफ है ये इस एक्सिस, मतलब आपका एनर्जी जाया हुई तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उठ गया। ये यार इसकी अप्रोच नंबर 1 थी, ये उसकी अप्रोच नंबर 1 थी। क्या थी? अप्रोच नंबर 1 थी। ठीक है, ये इसको आप जहन में रखें कि काइनेटिक एनर्जी से जब भी वो एनर्जी के जाया होने की बात करेगा और आपसे नई एनर्जी का नई बताएगा कि इतनी जाया होगी है, इतनी बच गई है, तो नया एम्पलीट्यूड ग्राफ के थ्रू निकालें तो हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, अब अप्रोच नंबर 2 गौर से सुने, इसको सारे को डिलीट कर दिया। देखें, मैंने इसके ऊपर वो पोटेंशियल एनर्जी का भी तो ग्राफ बनाया था ना, मैंने इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का भी तो ग्राफ बनाया था, याद है कि नहीं? वो यूं बनाया था। हाँ, अब ये आज तो बड़ी प्यारी ग्राफ बना, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। जबरदस्त हो, क्या बात। ऐसे मौकों पे जिस तरह आपको पता ना, बंदा खुशी में आके फड़े भी मारता है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको फड़ मार कर कहता हूँ कि मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये ग्रेड था मेरा। अच्छा जी, अब इधर देखें। अब यार अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो तो फिर जो एनर्जी जाया होती है वो कौन सी दिखानी है? वो फिर आपने ये दिखानी कि ये वाली एनर्जी थी 3 मिली जूल्स जो जाया हो गई थी यहां तक, ये वाली। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो तो फिर आपने बताना ये एनर्जी जाया हो गई थी, और ये है एनर्जी जो बच गई। ये पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ, अपने ब्राउन ग्राफ की बात कर रहा हूं उसके परस्पेक्टिव से, ये वो एनर्जी है जो बच गई थी, ये वाली। तो एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे? हल्की सी एक डॉटेड लाइन खींचे यूं करके, आहा जबरदस्त, और यहां से ये नीचे पढ़ लें एम्पलीट्यूड, ये 4.2 सेंटीमीटर आ गए। ये है जी, ये आगे जनाब नया एम्पलीट्यूड। अच्छा, कल मैंने पूछे काम गलत क्या किया? कल मैंने ना पढ़ाते वक्त इन दोनों का जिक्र इकट्ठे कर दिया, यानी लेक्चर एंड हो रहा था तो मैंने ऐसे ना मुबहम सी बात कर दी, यानी थोड़ी मतलब पोटेंशियल एनर्जी से भी एनर्जी लॉस से एम्पलीट्यूड की बात की और साथ ही जोड़ के काइनेटिक एनर्जी की भी कर दी। और फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वो मतलब मैंने पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी लॉस और काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी लॉस दोनों को एकदम इकट्ठा बयान कर दिया, और वो उस वक्त लेक्चर एंड हो रहा था तो वो ऐसे कंफ्यूजन सी एक फैल गई। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, वापस से नीचे इस तरफ आ जाएं। और उसके अलावा कौन सी 2 टेक्निक्स थी वो मैंने शुरू में पिछले लेक्चर में शुरू में डिस्कस की थी, मैं आज दोबारा डिस्कस कर दूं। यानी कल जब लेक्चर के दरमियान में पहुंचे थे तो हमने वो वाली बातें भी डिस्कस की थी, आए उन्हें दोबारा डिस्कस कर दूं। बेटा देखें, जब वो कहता है ना आपको, जब वो ये कहता है ना कि आप पहले जी काइनेटिक एनर्जी 15 मिली जूल्स थी और उस वक्त एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर, और अब काइनेटिक एनर्जी रह गई है 12 मिली जूल्स, और आप क्या कहते हैं अब का एम्पलीट्यूड बताएं, तो बंदा पहले ये फार्मूला लगाए, ये अप्रोच नंबर 3 है। पहले ये फार्मूला लगाए, ओमेगा निकाल ले। ये फार्मूला लगाकर यानी 15 मिली जूल्स और ये एम्पलीट्यूड की वैल्यूज आपने पुट की और ओमेगा निकाल लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी जो वाइब्रेट करते 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 एकदम स्लो हो जाए, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, तो तब भी उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाती है, मगर उसका टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ओमेगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों चीजें एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट रहती हैं। ये तीनों चीजें क्या रहती हैं? एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट रहती हैं, ये नहीं बदलती। और इसी से आपको याद है मैंने नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की थी। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब आप वो वाला ओमेगा जो वहां आया है वो इसमें पुट करें और नया एम्पलीट्यूड निकालें। वो आप मैंने कहा था कि आप यूं कर लें। अब आपको पता है एनर्जी कम होकर 12 मिली जूल्स रह गई है, ये करें 1/2, मास 150 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करें, वो केजी में आ जाएगा। ओमेगा जो पहले निकाला है मैंने अभी बताया वो बदलता नहीं है, इस तरह नया एम्पलीट्यूड निकाल। ठीक है, और चौथी अप्रोच मैंने क्या बताई थी? चौथी अप्रोच मैंने ये बताई थी कि ke1 ओवर ke2 इज इक्वल टू x0 स्क्वायर 1 ओवर x0। ये थी, ये रेशियो यूज कर लें, इसमें वैल्यू पुट कर लें, इसमें पुट कर दें 15, इसमें पुट कर दें 12,
इसका फायदा ये कि आपको मिली जूल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है ना, ऊपर 5 सेंटीमीटर, उसको 5 रहने दें, उसको भी जरूरत नहीं है मीटरों में कन्वर्ट करने की। जो रेशियो इक्वेशंस होती है ना बेटा, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये थी जी वो कहानी कल की। कल जब लेक्चर खत्म हुआ तो मैंने वो, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने वो पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी दोनों से एम्पलीट्यूड मेजर करने का तरीका इकट्ठा करके बता दिया, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन सी फैल गई। एंड देन मैं बाद में दिन में सोचता रहा कि ये मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो मैंने आज उसी को ही एड्रेस किया सबसे पहले। आए अब आप देखें एक और चीज, एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। लगा ले जी क्वेश्चन सम जी, ये देखिए जरा। जी, नोट करते जाएं कि a spring is hung from a fixed point, a mass of 130 gram is hung from the free end of the spring as shown in the figure 3.1. ठीक है, the mass is pulled downward from its equilibrium position through a small distance d and is released. The mass undergoes a simple harmonic motion. ठीक है जी। अच्छा, नोट कर लें कि इसका मास 130 ग्राम, नोट कर लें कि जी इसका मास क्या है, वो 130 ग्राम। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन है नवंबर 2007 का। जो मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था वो नवंबर 2004 का था, और कल वाले जो थे वो सारे उनमें से 2-3 तो 2016, 2018, 19 के थे और 2-3 2014 के थे। अच्छा जी, अब ये देखिए 2007 का क्वेश्चन है, मास 130 ग्राम है। ठीक है, नीचे ग्राफ को देखें इसके, जबरदस्त, ये वही ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी है और साथ एम्पलीट्यूड है। अभी नीचे हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, हम इसकी वैल्यूज नोट कर लेते हैं। मुझे बताया इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जीरो कितनी है इसकी, नजर आ रही है आपको? देखें 2 और 3 के एग्जैक्टली मिडल में है। 10-20 डिविजन थी तो 10 ऊपर हैं। चेक करें यार, ये 2.5 मिली जूल्स है, कोई कम ज्यादा तो नहीं है जी। और मेरे जन्नती बेटो, बच्चों, बेटो, बेटियों, देखो जरा, 2.5 मिली जूल्स है, क्या है जी? ऑलमोस्ट 2.5 मिली जूल्स। और एम्पलीट्यूड कितना है? 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है जी? यूज फिगर 3.2 टू डिटरमन द डिस्टेंस थ्रू विच द मास वाज डिस्प्लेस्ड इनिशियली। वो क्या होगा जी? है कुछ दे जो जवाब के मिले उसको सवाब जी, बताएं प्लीज। टेल मी what should be the amplitude distance that was it was pulled down. मैं इसे एक्सप्लेन करूं जी? मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, आप कैमरा यहां लें। ये देखिए बेटा, ये देख, ये वो सिंपल स्प्रिंग था। ठीक है, आपने इसके साथ मास अटैच किया तो ये यूं नीचे चला गया, फिर आपने इसे एक डिस्टेंस डी नीचे खींच के छोड़ा। कितना डिस्टेंस नीचे खींचा? डी डिस्टेंस खींच के छोड़ा। तो जब आपने इसे छोड़ा तो आइडियली स्पीकिंग विद, ये यूं यूं वाइब्रेट करेगा, यूं यूं वाइब्रेट करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन बन जाएगी। ये उससे डी डिस्टेंस नीचे जाएगा, ये उससे डी डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इफ वी इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये परफेक्टली ये मोशन करेगा, और डी डिस्टेंस ही इसका एम्पलीट्यूड होगा। डी डिस्टेंस ही इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। इसका जो ये डिस्टेंस डी है, यही इसका एम्पलीट्यूड है। यही डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड, ऊपर और नीचे, यही इसका एम्पलीट्यूड। तो अब आप खुद देखें, अभी आपने पढ़ा है कि अभी वो जो ग्राफ आपने देखा था वो इस तरह का ग्राफ था, यूं ग्राफ था, जिसमें ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा था 0.75 सेंटीमीटर है, और ये आपको पता है पॉइंट एम्पलीट्यूड बताता है, ये भी एम्पलीट्यूड का पॉइंट होता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो इसका डिस्टेंस डी है वो भी 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। और फिर यही फार्मूला जो देखें यहां आपने फार्मूला देखा ना, इसी फार्मूले को लगाएं तो आपके पास ओमेगा आ जाता है। तो वो लगाएं आप, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 मास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2.5 मिली जूल्स। मास कितना है? 130 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड कर दें, ओमेगा स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड कितना है? 0.75 0.575 वो है सेंटीमीटर है, तो उसको 100 से भी डिवाइड करें और फिर उसका स्क्वायर भी लें। ऐसा करके आपके पास ओमेगा आ जाएगा। कोई बंदा बता सकता है मुझे ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी? जी, वो बंदा मुझे बता दे किसी ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी। जी, ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी? जी, कोई बंदा ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताए, कोई जन्नती बच्चा। जी, कोई बच्चा ऐसा कर दे बेटा। जी, आजमेर, शाबाश आजमेर, तू पक्का जानती है 26.15। बेटा आप लोग इस चीज को मजाक ना समझें जो मैं ये कहता हूं कि पक्का जानती है। टीचर के मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह पाक कबूल कर लेता होता है, ठीक है ना। टीचर के मुंह से बात निकल जाए, अल्लाह पाक बड़ा ख्याल करते हैं उसका। तो जब टीचर कहे कि तू जन्नती है, तो कोई पता नहीं कबूलियत की घड़ी होती, बंदे के हक में कबूल हो जाती। आप लोग पार्टिसिपेट क्या करें। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो जनाब सिर्फ वो कैलकुलेशंस जो है वो सिर्फ जो है वो ज्यादातर आजमेर करके देता है। तो बाजों की बाज नेकियां, भले छोटी नेकियां क्यों ना हो, बंदे को जन्नत में ले जाती। जरूरी नहीं होता कि कोई किसी की खातिर जान ही दे, या कोई पहाड़ खोद दे। अब 2 पाई एफ किसके बराबर है? 26.1 एफ। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो फिर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर बनेगी? 26.15/2 पाई। तो ये कितनी आती है? ये ऑलमोस्ट 4.16 आती है, 4.16, ठीक है। और उसने क्या कहा था? अप्रोक्सीमेटली 4 हर्ट्ज। आप जाएं जरा दोबारा वापस जाएं ग्राफ क्वेश्चन पे, दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नवंबर 2007। जी, नीचे चलें, क्या कह रहा है? शो दैट कर दी आगे। ऑन द फिगर ड्रॉ लाइन टू रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, वो तो लगा लेंगे। आफ्टर मैनी ऑसिलेशंस डैम्पिंग रिड्यूसेस द टोटल एनर्जी ऑफ द मास टू 1 मिली जूल्स। फॉर द ऑसिलेशंस विद रिड्यूस्ड एनर्जी स्टेट द फ्रीक्वेंसी यूजिंग द ग्राफ और अदरवाइज। अब अदरवाइज कहकर उसने आपको इजाजत दे दी है कि आप कोई फार्मूला भी लगा लें, ठीक है ना। ये उसने सोचे आपकी जान छोड़ दी है, वरना ग्राफ से करना जरा मुश्किल हो जाता है। स्टेट दी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आए वापस इस ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। पहले उसने कहा कि इसके ऊपर मुझे टोटल एनर्जी की लाइन लगा कर दिखाएं। तो टोटल एनर्जी की लाइन क्या होगी वो देख लेते हैं। वो ये है टोटल एनर्जी की लाइन, जहां से इसका एम्पलीट्यूड शुरू होता है वहां से लेकर, ये थोड़ी ऊपर से गुजरनी चाहिए मेरे से, ये थोड़ी बनाने में गलत हो गई है। और इसको इट शुड क्रॉस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस टिप से गुजरना चाहिए। हाँ। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया जी, ठीक है। अब वो कहता है जिसके पास एनर्जी रह गई है 1 मिली जूल्स। क्या रह गई है? एनर्जी 1 मिली जूल्स रह गई। तो जो एनर्जी रह गई होती है वो पूछे कहां आती है? वो आती है जनाब, मैं बताता हूं आपको। वो देखें, ये है एनर्जी जो रह गई है 1 मिली जूल, जो रह गई है वो ये है। 2.5 से खत्म होकर जा कहां रही है? 1.5 तक। अब देखिए मुझे ग्राफ पे सही नजर नहीं आ रहा एग्जैक्टली 1.5 कहां आएगा,
मगर ये है जो एनर्जी रह गई है। अगर ये एनर्जी रह गई है तो आपका जो नया हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ये बनता है यूं। तो ये अब आप यहां से आप उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, आराम से नीचे जाएं, नीचे जाके पढ़ लें। ये है अगर आपने ग्राफ का इस्तेमाल, ये थोड़े मेरा कर्सर मूव करता जा रहा है, मैं स्क्रीन मिटाता हूँ जरा। हाँ ये देखें, यहां से आप देखें, ठीक है, आप नीचे से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखें, ठीक है, वापस क्वेश्चन में नीचे जाएं जरा। वो कहता है कि जनाब, ये तो हमने वो तो डिस्टेंस डी बना दिया। अच्छा, मैं जिससे पूछूं मुझे वो जवाब दे, स्टेट द फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे? मैं जिससे पूछूं सिर्फ वो बंदा बोलेगा, ठीक है कि नहीं है? चैट जी। अच्छा जी, सबसे मैं बता, अली रजा, तो मुझे बताओ बेटा, ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? अली रजा, जी, अली रजा, ठीक है। मोहम्मद अतर, आप बताएं ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? मोहम्मद अतर। हम्म, मोहम्मद अतर, ठीक है। अच्छा, हम्म, सुभान सालिक। सर ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ से हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताओ। स्टेट द फ्रीक्वेंसी। अगर तुमने ये बता दी तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, मैं कहूंगा तुम्हारे जैसा जीनियस बंदा, कमाल बंदा है। हम्म। सैफ अली साजिद, सैफ अली साजिद, सर माशाल्लाह। नहीं पता सर। यार तो उसका मतलब ये है कि तुम मेरा लेक्चर सुन ही नहीं रहे थे। अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, मैंने एक बात बार बार दोहराई है कि तुमने बात सुनी थी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, नेचुरल टाइम पीरियड की। अभी जो पिछला क्वेश्चन हुआ उसमें मैंने कोई सर बात टाइम नहीं पीरियड की। ओमेगा ओमेगा सेम रहेगा। मेगा सेम रहेगा तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? वो भी सेम रहेगा सेम सर। रहेगा। और फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? बब्बा वो भी सेम रहेगी। यार मैंने अभी बताया नहीं था कि डैम्पिंग के असर से जब एक बॉडी का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तब भी उसका टाइम पीरियड सेम रहता है। भले वो छोटे एम्पलीट्यूड के साथ करे, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ करे, उसका टाइम पीरियड वही रहता है। जब टाइम पीरियड वही रहता है तो फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो जो तुमने पहले फ्रीक्वेंसी निकाली थी 4.16, वही रहेगी। वो क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? वही रहेगी। ठीक है सैफ अली साजिद, ठीक है बेटा कि नहीं? जी अनुषा, आपने ठीक बताया, शाबाश। सैफ ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप मुझे बताएं यार कि यूजिंग द ग्राफ और अदरवाइज स्टेट द एम्पलीट्यूड। यूजिंग द ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ से कैसे करना है। अदरवाइज में क्या है? अदरवाइज में आपके पास वो फार्मूला है, ये देखें। अदरवाइज में क्या है? ये देखें, वही k इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वेयर x नॉट स्क्वेयर। देखें कितना ऊपर नॉट ऊपर लगा दिया, स्क्वेयर नीचे लगा। अच्छा जी, क्या करूं मैं? 1 मिली जूल रहेगी ज्यादा उसके पास एनर्जी, ये पुट कर देते हैं। मास उसका कितना था? 130 ग्राम था, उसको केजी में कन्वर्ट कर लें। ओमेगा आप वही पुराना यूज करेंगे जो आपने पहले निकाला था। क्या निकाला था? 8 पॉइंट क्या था, क्या पिछले दफा? 26.15, 26.15 स्क्वायर। और अब आप एम्पलीट्यूड, अदरवाइज क्या कर उसने आपको आपकी जान छुड़ा दी है। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है, ये देखें जरा, ये निकालें जरा। 2004 हो गया, 2007 हो गया। अब ये देखें, हाँ ये क्वेश्चन जी, ये देखें।
आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है यार। अभी तक मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का आखिरी पोर्शन, ये रेजोनेंस आपको नहीं कराई है, मैंने बाकी सब कुछ करा दिया है। अपनी तरफ से कोशिश की है कि काफी तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाऊं जी। ये भी एग्जैक्टली देखें उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई नई बात इसमें नहीं है। पहले नोट कर लें। A student investigates the energy changes of the mass oscillating on a vertical spring, ठीक है, as shown in the figure 4.1. The student draws a graph. इसमें नोट कर लें कि मैक्सिमम एनर्जी है कितनी। आप नोट करें तो के मैक्सिमम जो इसमें नजर आ रही है जी, कितनी नजर आ रही है? मोहम्मद अत्तर आप बता सकते हैं कितनी नजर आ रही है? ठीक है, राजा अजीम कितनी नजर आ रही है बेटा? राजा अजीम, राजा सलमान अजीम, ठीक है कि नहीं? तो के जनाब 2.5 मिली जूल्स जी। अच्छा जी, नीचे देखिए एम्पलीट्यूड कितना है इसका। माशाल्लाह, इसका एम्पलीट्यूड है जनाब 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे चले जनाब। स्टेट वेदर द एनर्जी रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ किसका है बेटा जी? मैं पूछता हूं, किसका ग्राफ है? ये काइनेटिक का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक का ग्राफ, ठीक है जी। ये ग्राफ ही किसका है? किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अच्छा जी, तो अब आप देखें, द स्टूडेंट रिपीट्स द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा, खुद ही उसने इन्वेस्टिगेशन रिपीट किया, बट विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई इज नो फाउंड टू बी 1.8 मिली जूल्स। यूज फिगर 4.2 टू डिटरमिन द चेंज इन एम्पलीट्यूड, एक्सप्लेन योर वर्किंग। बेटा ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है। मैंने आपको बताया था ना, ये चीजें मुझे पहले नहीं करनी आती थी। 1.8 मिली जूल्स, बंदा पूछे क्या करता है, गलती क्या करता है बंदा? वो ऐसे कर लेता है कि वो 1.8 मिली जूल्स यहां से ले लेता है। बार बार मैं ये तीसरी दफा एक ही बात बता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप देखें, आम बंदे की गलती ये होती है, बच्चे की, वो यहां से लेता है ऐसे करके, कहता है जी 1.8 मिली जूल्स, तो ये हो गया। और फिर यहां से ऐसे जाकर ये वो एम्पलीट्यूड, यहां से ये वाला एम्पलीट्यूड रीड कर लेता है। यही उसकी गलती है, यही उसकी गलती है, ठीक है कि नहीं? मिटा दें इसको जी। करना उसको क्या चाहिए? उसको कहना चाहिए कि यहां से गिने 1.8, 2.5 में से 1.8 माइनस करें, क्या आता है? 2.5 में से 1.8 माइनस करें, 0.7 आता है, ठीक है। तो बेटा ये है एनर्जी उस बॉडी के पास, ये है एनर्जी उसके पास, ठीक है ना। और ये वो एनर्जी है जो उसके पास नहीं है। कलर चेंज, जो उसके पास अब एनर्जी नहीं है वो ये वाली है, ये वाली एनर्जी 0.7 है कि 2.4? हाँ, 2.4 में से जनाब 1.8 माइनस करें तो 0.6 आता है। आई एम सॉरी, मैं भी देखे ना बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, ये सारा बढ़ापे की वजह से, ये मत आप समझे कि मैं कोई नस्वार या बांग लेता हूँ, ये उससे नहीं, सिर्फ बढ़ापे की वजह से सब। अच्छा देखें 0.6, तो ठीक है जी, यहां पर आ गया। इधर से आप एक्सेस खींचे, ये जबरदस्त यूं, और यहां से भी इस तरफ को एक्सेस खींचे इसका। और यार ये गलत हो, एक मिनट ठहरे जरा, 12 जी, ये धींगा मुश्ती कुछ दिन चलती रहेगी। एम्पलीट्यूड कहां से मेजर करेंगे? एम्पलीट्यूड यहां से मेजर कर जी। एक मिनट सैफुल्लाह रिजवान, मैं इसको बेटा कंप्लीट कर लूं वरना मैं हो जाऊंगा परेशान जी। बेटा अब बताओ, यहां से एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे जी। सर आप ये जो लाइनें बना रहे हैं, आप इसको एक आसान तरीके से बना सकते हैं। आपके राइट पे एक ऑप्शन है, वहां से आप सीधी लाइनें बना सकते हैं इधर अच्छा से जी। ओए क्या बात, ये सब थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह, यू आर अ ग्रेट बॉय। अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, अल्लाह तुमसे राजी हो। ये सैफ ही था ना, सैफुल्लाह रिजवान ही था।
जी सर। अच्छा ठीक है, शाबाश, अल्लाह पाक तुम्हारी तुम्हें खुश रखे। ये जी ये शाबाश, क्या बात। यहां से एम्पलीट्यूड रीड कर लें, कितना है? 1.35 बनता है जी, 1.35 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा जी, और चेंज इन एम्पलीट्यूड निकालना है ना, एम्पलीट्यूड नहीं बताना। तो पुराने एम्पलीट्यूड में से नया एम्पलीट्यूड माइनस करके भी बताना है। इस तरह से ये आंसर लिखना है, खाली एम्पलीट्यूड नहीं बताना, चेंज इन एम्पलीट्यूड भी बताना है। अच्छा जी, अब जरा वापस चले जाएं, वापस उस पे चले जाएं। ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक। अच्छा जी बेटा, मैं ना आपसे थोड़ा सा वाइवा लेना शुरू करूंगा। मैं वन बाय वन में जिसका नाम लूं मुझे वही जवाब देना। वाइवा जी, सबसे पहले आजमेर भट्टी। आजमेर बेटा अपना माइक ऑन कर लो, आजमेर माइक ऑन कर लो मेरे बेटे। यस सर। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी जी, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अजमेर, अहमद अब्दुल रहमान, आप बताएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें। Sir, it is type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement from a fixed point. यू तो जन्नती बच्चा इंशाल्लाह। अली रजा, अच्छा जी। अच्छा अब बताएं आमना जमाल, बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आमना जमाल बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आमना जमाल, बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी, मैंने आपको बताया था बेटा कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे मुख्तलिफ चीजें जो बज़ाहिर आपको रुकी हुई नजर आ रही हैं, वो बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ हल्की हल्की वाइब्रेशंस कर रही हैं, और उनकी वाइब्रेशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तो एक फिक्स टाइम पीरियड मेंटेन करती हैं, चाहे उनका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, उनका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। यानी अगर वो ऐसे वाइब्रेट करते हुए 2 सेकंड लेती हैं तो ऐसे वाइब्रेट करते हुए भी 2 सेकंड लेंगी, यूं वाइब्रेट करेंगी तब भी 2 सेकंड लेंगी। वो उनका नेचुरल टाइम पीरियड है। और जाहिर है हर टाइम पीरियड से एसोसिएटेड एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका मतलब आपके आगे पीछे बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही हैं। और मैंने एक दफा लेक्चर के किसी शुरू में बताया था कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से की है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कि वो जिस तरह कुरान में है ना कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। तो अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। तो इसका मतलब है कि जो ये पेंडुलम की बीट है ये भी एक अल्लाह हो, ठीक है क्या नहीं? मेरे एक दोस्त थे ना, तो वो हमेशा वो ग्रैंडफादर क्लॉक नहीं होता जिसका लंबा पेंडुलम होता, तो वो वाला वो घड़ी रखते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये वाली घड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि अपने घर में आपने ये वाली क्यों लटकाई हुई? उन्होंने कहा कि इसमें सबक है, इसमें जिक्र है, अल्लाह हो का जिक्र है। तो क्या उन्होंने इस बात को इस तरह से बयान किया कि मैं दुकान पर घड़ी खरीदने, क्लॉक खरीदने गया, तो वहां पर मैंने ये ग्रैंडफादर क्लॉक देखा। मैंने इस क्लॉक से पूछा जिक्र कर रहे हो? उस क्लॉक ने कहा हाँ जिक्र कर रहा। तो कहते मैंने उसको खरीद लिया। वो वैसे उन्होंने एक अंदाज से बात की। अच्छा जी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती। अच्छा अब आप मुझे बताएं, मैं बात करता हूं कि जो क्या कहते हैं, क्या नाम है, राहिम, राहिम आप प्रेजेंट है बेटा कि नहीं?
राहिम, अच्छा राहिम यार मुझे ये बात बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसी है तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसी होगी? अगर डिस्प्लेसमेंट की ये एक्सप्रेशन है तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसी होगी? जी, फिर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसी होगी? शाबाश, ठीक, तुमने ठीक कही। v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन की क्या होगी? ए नॉट, वो डिस्प्लेसमेंट वाला साइन ही होगा लेकिन साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, शाबाश। डैनियल, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसी है तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसी होगी? माइनस एक्स नॉट साइन डब्ल्यू टी। माइनस एक्स नॉट माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी, या फिर माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, इफ यू बिलीव इन, अगर डिफरेंशिएशन यूज करें। ठीक है, अच्छा मगर ये सब की सब क्या है? अनडैम्प्ड मोशंस। ये सब की सब क्या है? अनडैम्प्ड मोशंस। अनडैम्प्ड मोशंस क्या होती हैं? जिनमें एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। जिनमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर हम अपनी गुफ्तगू को आज खत्म करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या डेट बता दें? क्या सेकंड लास्ट? क्या क्या जो आपने आखिरी सवाल कराया था, मैंने आज पहले वाले की डेट बता मैंने नवंबर 2004 कराया, नवंबर 2007 कराया है, और फिर आखिर में जो कराया है ना वो मेरा ख्याल वो कराया है, एक मिनट ठहरे मैं बताता हूँ। हाँ जी, एक बीच वाला क्या था? नवंबर 2007 का था। हाँ, नवंबर 2007 का था। उस वक्त वेरिएंट्स नहीं आते थे, ठीक है कि नहीं? और पहले 2004 का कराया, और जो कल कराए थे ना वो भी इसी तरह के थे। मतलब हाँ, तो आज जो आखिरी कराया वो 2014 का 41 है। ठीक है, और आज और कल ज्यादातर मैंने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे ही बात रखी थी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, इजाजत है आप लोगों को।